दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज हम सॉल्व करेंगे एनटीपीसी का पिछला पेपर पार्ट नंबर 148 और इससे पहले 147 पार्ट्स करवा चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में आपको सारे पार्ट्स मिल जाएंगे, वहां से आप आसानी से देख सकते हैं और सारे पार्ट्स को हमने सीरियल वाइज भी लगा दिया है, या इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में अंत तक पर लिंक दे दूंगा, तो वहां से भी आप देख सकते हो। दोस्तों कोई भी करंट अफेयर का क्वेश्चन आता है तो उसको अपडेट करके हम 2024 के हिसाब से बताते हैं, ताकि आपको करंट अफेयर भी रेडी होती जाए। और साथ ही अगर कोई क्वेश्चन रिपीटेड है तो उसके बारे में भी हम बात करते हैं, और कोई ऑप्शनल क्वेश्चन है जिससे कुछ क्वेश्चन और भी बन सकते हैं तो उन ऑप्शंस के बारे में भी हम बात करते हैं। दोस्तों आपकी बहुत अच्छी तैयारी होने वाली है अगर इस वीडियो को शुरू से अंत तक देख लेते हैं। अभी तक चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन भी दबा लीजिए, ताकि जब भी हमारी वीडियो आए आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप वीडियो को सबसे पहले देख पाएं। पहला क्वेश्चन है आज का, निम्नलिखित को हल कीजिए। 9 √144 अपॉन 4 इंटू 3 √484 और ऐसे करके लिखा है। इसको हल करना है तो देखो पहले तो ये 9 है, ठीक है। 144 किसका होता है, तो आप कहेंगे 144 को लिख सकते हैं 12 गुणे में 12 यानी कि 12 होता है। तो अंडर रूट से अगर हम बाहर इसको लाएंगे तो ये हो जाएगा कितना, 9 गुणे में 12 और बटे में 4, तो 4 एकम 4, 4 3 12, यानी कि 9 त्रिया 27, तो 27 हो जाएगा। तो इस पूरे को हटाकर मैं 27 लिख देता हूं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 27। आगे देखो गुणे में है 3, फिर इसके बाद देखो 484, और 484 होता है 22 का अंडर रूट, और यहाँ पर 1 अपान में और 729 को लिख सकते हैं, ये होता है 27 का, ठीक है। इसको काटते हैं तो देखो 27 से 27 कट जाएगा, तो बचेगा हमारे पास कितना, 3 गुणे में 22, तो 2 3 6 और 2 3 6 यानी कि 46 आएगा। तो 66 आएगा, माफ कीजिएगा। तो 66 ऑप्शन नंबर तीसरे में लिखा है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक 26 मीटर ऊंची एक मीनार को 24.5 मीटर यानी कि 24.5 मीटर की दूरी से देख रहा है। प्रेक्षक की आंख से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण ज्ञात करिए। तो देखो इसका फिगर कुछ इस प्रकार से बनेगा, जैसे मान लो इस टाइप का, इसको मैं किनारे बनाता हूँ, ठीक है, कुछ इस प्रकार का बना है। लेकिन 1.5 मीटर लंबा प्रेक्षक है तो इसका मतलब प्रेक्षक की भी कुछ ऊंचाई रही होगी यहां से यहां तक की। तो जो हमारा राइट एंगल बनेगा, इसका मतलब जो रियल एंगल बनेगा वो यहां से यहां तक का लिया जाएगा। समझ गए आप? तो मैं इसको और ठीक करता हूं, ठीक है। तो 1.5 मीटर है तो इसका मतलब हो जाएगा कि 1.5 मीटर, तो ये हो जाएगा। और टोटल दिया था 26 मीटर ऊंची मीनार है, तो इसका मतलब प्रेक्षक 1.5 यहां पर रहा होगा, और 26 में से ये हटा दो इतना वाला, तो 26 तो ये टोटल है ना यहां से यहां तक की। तो हम कहेंगे 26.0 करके और 1.5 हटाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 24.5 आ जाएगा, 24.5 मीटर, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा 24.5, और यहाँ पर ये भी कह रहा है 24.5 मीटर की दूरी से देख सकता है, यानी कि ये दूरी भी कितनी हो जाएगी, 24.5 हो जाएगी ये वाली दूरी, और ये वाली दूरी दोनों सेम हो जाएगी, ये एंगल बताना है। तो हम कहते हैं अगर हम ये करते हैं tan थीटा इक्वल टू होता है लंब बटे में आधार, लंब की वैल्यू क्या है 24.5 और आधार कितना यानी कि बेस ये है 24.5, इससे दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। तो tan थीटा की वैल्यू आ जाएगी दोस्तों यहाँ पर 1, और tan थीटा जो होता है वो 1 कब आएगा, जब थीटा की जगह में 45 होगा, यानी कि tan 45 की वैल्यू होती है 1, तो tan थीटा की जगह में 45, ऑप्शन नंबर चौथा करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, हरी मटर का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, तो ये होता है दोस्तों पीसम सताइवम, यानी कि ऑप्शन पहला ही करेक्ट आंसर है, पीसम सताइवम। जबकि यहाँ पर लिखा है देखो पाइसम सताइवम अगला ऑप्शन, तो ये कुछ भी नहीं होता है, यानी कि इसी को कंफ्यूज करने के लिए लिख दिया गया है। जबकि ट्रिटिकम एस्टिवम जो होता है ये वैज्ञानिक नाम होता है गेहूं का, आप लोग इसको नोट कर लीजिए, हो सकता है पूछ लिया जाए। वहीं जी मेज का मतलब है मेज, मेज मतलब कि मक्का से संबंधित है, तो ये एक मक्का का वैज्ञानिक नाम होता है। तो जी मेज मक्का का संबंध, और ट्रिटिकम एस्टिवम ये होता है गेहूं का नाम, और पाइसम सताइवम हरा मटर का नाम होता है, ठीक है। अगर आपको केवल मटर दे दिया जाए तो भी आपको यही टिक करना है, पहला ही वाला। अगला है, अहमद शाह अब्दाली भारत में किस एशियाई देश से आया था, तो ये आया था अफगानिस्तान से। अगला क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विशेष कूट भाषा में मोलक्यूलस को ये लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में
ट्रांसडक्शन को क्या लिखेंगे, तो पहले ये देखते हैं कि इनका क्रम किस प्रकार से चेंज किया गया है। तो देखो MOL लिखा है और यहाँ पर क्या है LOM, इसका मतलब इसको उल्टा किया गया होगा। ठीक है, या आप ऐसे समझ लो कि लास्ट के आप देखो LES लिखा है, LES, और स्टार्टिंग में इसको क्या लिख दिए गए है SL और E। इसका मतलब कि S जो है ये देखो ये सबसे पहले आ गया, यानी कि SL और E हो गया, तो देखो SLE हो गया। इसका मतलब हमें तीन तीन की पेयर बनाने हैं और सबसे लास्ट वाला जो तीसरे में आएगा वो सबसे पहले लिख दिया जाएगा। तो इसको भी साथ में करते चलते हैं। तो ये लिखा है TRA, लास्ट वाला आप ले लो, ये लिखा है ION, ठीक है। तो NOI, यानी कि हमने बोला था पहले लास्ट वाले को पहले रखो, तो NIO हो जाएगा, स्टार्टिंग का लेटर NIO आएगा। तो देखो किस में लिखा है NIO, तो केवल ऑप्शन दूसरे में ही दे के रखा है, बाकी में सब में अलग अलग है। तो बस हमें आगे चेक करने की आवश्यकता ही नहीं है, यहीं से हमारा सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर दूसरा करेक्ट हो जाएगा। अगला है करुणा 1 घंटे में एक पुस्तक का 1/4 हिस्सा पढ़ लेती है, वह 2 घंटे 15 मिनट में पुस्तक का कितना हिस्सा पढ़ लेगी। यानी कि सिंपल सी बात यह है कि एक की वैल्यू देख रखी है 1/4 और पूछा है 2 घंटे 15 मिनट। तो 2 घंटे 15 मिनट को हम अगर घंटे में चेंज करेंगे तो 15/60, क्योंकि 60 मिनट का 1 घंटा होता है, तो 60 से डिवाइड किया, 15 एकम 15 और 15 चौको 60, यानी कि 2 होल 1/4 आ जाएगा। इसको करेंगे 4 दूनी 8 प्लस 1 9, यानी कि 9/4 हो जाएगा। तो आप बताओ कि 1 की वैल्यू अगर 1/4 है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, तो बस डायरेक्ट आप 9/4 से गुणा करा दीजिए। तो 9 का नाम 9 और 4 चौक 16, यानी कि 9/16 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर तीसरा करेक्ट आंसर लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य वर्ष 2019-20 में सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य था। तो ये सही उत्तर हो जाएगा इसका मध्य प्रदेश, ऑप्शन दूसरा करेक्ट आंसर है। दोस्तों जो मध्य प्रदेश है इसमें अगर 2025 में आपसे पूछा जाए तो अभी इसका आंकड़ा तो नहीं आया, लेकिन 2025 में जब पूछा जाएगा तो 24 का ही पूछा जाएगा। यानी कि पिछले साल 2024 में भी सबसे अग्रणी राज्य रहा है, सबसे ज़्यादा उत्पादक रहा है सोयाबीन का, मध्य प्रदेश ही रहा है। और मध्य प्रदेश को हम सोया प्रदेश के भी नाम से जानते हैं, क्योंकि यहाँ पर सर्वाधिक उत्पादन सोयाबीन का ही होता है। तो याद रखेंगे क्योंकि ये NTPC में पूछा गया था एक बार क्वेश्चन। तुलनात्मक सुलभ के सिद्धांत लॉ ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज के प्रतिपादन का श्रेय इनमें से किस लोकप्रिय हस्ती को दिया जाता है, तो ये डेविड रिकार्डो को दिया जाता है, ऑप्शन पहला ही करेक्ट आंसर है। 0.225 और 0.227 के बीच कितनी दशमलव संख्याएं हो सकती हैं। देखो हो सकती हैं, पहली बात तो यही होता है कि कोई भी दो परिमेय संख्याएं हो या दशमलव संख्याएं हो, उनके बीच में हम गिन नहीं सकते कितनी संख्याएं आएंगी, क्योंकि अनंत होती हैं। तो ऑप्शन इसका दूसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा आप लोग बताइए ज़रा कि 1 से 50 तक के बीच में कुल अभाज्य नंबर्स कितने होती हैं, अभाज्य संख्याएं कितनी होती हैं, यानी कि प्राइम नंबर्स कितने होते हैं 1 से लेकर के 50 तक के बीच में। अगला है भारत किस वर्ष संयुक्त राष्ट्र संघ में शामिल हुआ था, तो ये हुआ था 1945 में ही। और आप जानते होंगे कि इसका गठन, संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन भी 1945 में ही हुआ था। और कुल देश इसमें सम्मिलित हैं 193, लगभग दुनिया के सारे देश सम्मिलित हैं जो संयुक्त राष्ट्र में जुड़े हुए हैं, लगभग सारे के सारे बड़े बड़े देश हैं, ठीक है। और इसका उद्देश्य है दोस्तों कि वैश्विक शांति बनाए रखना और मैत्रीपूर्ण सहयोग करना, ताकि पूरे जो देश हैं सारे के सारे एक दूसरे सहयोग लेकर के वो आगे बढ़ सके और नई नई तरक्की भी कर सकें। कुल अंग अगर पूछ लिया जाए तो इसके कुल अंग हैं 7, इनमें से जैसे महासभा, सुरक्षा परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और इतने सारे बहुत सारे कुल मिलाकर टोटल 7 हैं। तो आपसे ये तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन हो सकता है कई बार पूछ लिया जाए डीपली कि कुल अंग कितने हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के, तो आपको कहना है कुल 7 अंग हैं। 1Z 3X और 5V, तो आगे क्या आएगा, तो पहले नंबर को ही देखो, तो 1 से 3 आ गया है, यानी कि 2 का गैप, 3 से 5 2 का गैप, तो 5 से 2 यानी कि 7 आएगा। अब देखो 7 सब में देख रखा है तो हमें लेटर बताना पड़ेगा। तो देखो ZX अगर हम पीछे की तरफ चलेंगे, यानी कि रहा होगा पहले क्या X Y और फिर Z, यानी कि 1 का गैप किया गया है, तभी तो यहाँ से इसको पीछे की तरफ लिखा गया है ऐसे करके। तो वैसे देखो XV, तो V के बाद क्या आता है W, फिर आ गया है X आ गया है। वैसे ही देखो यहाँ पर अगर यहाँ पर T रहा होगा, T के बाद क्या आता है
U और इसके बाद आ जाएगा V, यानी कि U का गैप हो जाएगा तो V आया होगा, तो यहाँ पर रहा होगा T, तो 7T सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन पहला ही करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, देखो इसमें से प्रश्न का उत्तर देना है और कथन है कि एक सुनार के पास सोने के 5 नग हैं, PQR S और T हैं, जिनमें से प्रत्येक का वजन अलग अलग है, तो T का वजन S से 3 गुना है, तो जिसका वजन ज़्यादा है हम इधर की तरफ क्रम से लिखते जाते हैं, यानी कि ज़्यादा वजन फिर कम वजन और ऐसे करके हम उसको अवरोही क्रम में लगा रहे हैं। ठीक है, तो अब देखो कह रहा है T का वजन S से 3 गुना है, यानी कि जो T होगा ये सबसे पहले आएगा और इसके बाद आएगा S, कहीं पर गैप आपको बीच में करना है क्योंकि हो सकता है कोई लेटर आपको यहाँ लिखना पड़ जाए। ठीक है, तो इसलिए हमने गैप करके लिख दिया। वहीं कह रहा है S का वजन R से 4 गुना है, इसका मतलब R छोटा होगा तभी तो इससे 4 गुना हो रहा है, और R का वजन Q से आधा है, तो Q से आधा है R का वजन, यानी कि Q बड़ा होगा R छोटा होगा, तो Q को हम इस बीच में एडजस्ट कर दे रहे हैं। फिर अगला है Q का वजन P से आधा है, अब Q का वजन जो है वो P से भी आधा है, यानी कि P इससे भी बड़ा होगा, कहीं यहाँ पर आएगा। अब हो सकता है P यहाँ हो या फिर यहाँ पर हो, हमें नहीं पता है कंफर्म। आगे देखो कह रहा है आगे P का वजन T से कम है लेकिन R से ज़्यादा है, यानी कि जो P है वो T से तो कम है, यानी कि यहाँ तो नहीं आएगा कहीं पर, इधर नहीं आएगा कहीं पर, T से कम है लेकिन R से ज़्यादा है। R से ज़्यादा का मतलब कि R के इधर नहीं जाएगा और T के इधर नहीं आएगा, इसके बीच में ही कहीं पर रहेगा, यानी कि इस तरफ कोई भी नंबर नहीं आएगा। ठीक है, पूछा क्या था क्वेश्चन में, पूछा था कि निम्नलिखित में से कौन सा सोने का नग वजन में सबसे हल्का है, तो जो सबसे किनारे है राइट साइड वो सबसे हल्का, और सबसे इधर जो लेफ्ट साइड में सबसे भारी है, यानी कि R सबसे हल्का है। ऑप्शन नंबर दूसरा ही करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। क्वेश्चन है हमारा 3:111 और 7 यहाँ पर बताना है क्या आएगा। तो पहले तो देखो अगर आपको ऐसे नहीं आ रहा तो आप 111 को 3 से डिवाइड कर दो, तो देखो 3 3 9 आ गया, बचा हमारे पास कितना 2, यानी कि हो जाएगा 21, तो 3 7 21, यानी कि 3 का 37 गुना किया गया होगा। तो वैसे ही जब 3 का गुना 37 किया गया है तो 11 का भी गुणा 37 करेंगे, 7 7 49 आएगा, तो यहाँ पर 9 आएगा लास्ट में। तो देखो लास्ट में 9 किसके हैं, यहाँ पर है, या आप पूरा करना चाहते हो तो 7 3 21, 4 हो जाएगा 25, तो 259 आ जाएगा, जो कि दे के रखा है ऑप्शन पहले में ही, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है किसी विशेष कूट भाषा में रेन को 46 7 8 से लिखा जाता है, वेट को 135 लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में इंटर को कैसे लिखेंगे। तो पहले यहाँ पर देखो कि यूनिक लेटर क्या, यानी कि देखो यूनिक का मतलब है कि जो अलग हो बिल्कुल से, तो स्टार्टिंग में तो सब में 3 3 दिया है, तो इसको पहले लिख देते हैं इंटर, ENTER। ठीक है, अब देखो यहाँ पर सब में अगर हम ई की वैल्यू निकालेंगे भी तो सब में कॉमन है, तो इसका फर्क नहीं पड़ेगा। हम डायरेक्ट शुरू करते हैं एन से, तो एन यहाँ पर कहाँ लिखा है, तो एन आप कहेंगे इसके लास्ट में है, तो इसका लास्ट लेटर क्या है, लास्ट लेटर एन, और लास्ट इसका जो अंक है वो क्या है 8, इसका मतलब है कि यहाँ पर आएगा 8 दूसरे नंबर में, पहले में तो 3 आएगा फिक्स है क्योंकि सारे ऑप्शन में दिया है। अब टी कहाँ पर है, टी यानी कि देखो यहाँ पर लिखा है लास्ट में, यानी कि टी की वैल्यू है लास्ट वाला अंक 5, तो ये हो जाएगा 5। 385 स्टार्टिंग में, तो कहाँ है ये 358 है, गलत हो गया, 353 गलत हो गया। अब दोनों में दिया है 385 और 85, तो अब हमें आगे भी देखना पड़ेगा ई की वैल्यू, ई मतलब WE सेकंड नंबर पे, यहाँ पर 1 3 यानी कि सेकंड नंबर पे 3 आ रहा है, तो यहाँ पर आ जाएगा 3, यानी कि 38 53 होगा स्टार्टिंग में, तो 38 53 लिखा है। और आर की वैल्यू अगर आप निकालना चाहते हैं तो निकाल सकते हैं, यानी कि आर था यहाँ स्टार्टिंग में 4, तो यहाँ पर आ जाएगा 4, तो 38 534 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर दूसरा ही करेक्ट आंसर दे के रखा है। अगला क्वेश्चन है DWFUHS डैश है, बताना है आगे क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा। तो पहले तो ये देखो आप कि डी के बाद एफ आया होगा, जैसे कि डी लिखा होगा, ई आया होगा, फिर एफ, यानी कि ई का गैप करके एफ आ गया है। वैसे एफ के बाद एच कैसे आया, तो देखो एफ रहा होगा, फिर जी, फिर एच, यानी कि जी का गैप एक एक का गैप हो रहा है। तो एच के बाद देखो क्या आता है, एच के बाद आता है आई और फिर जे, तो आई का गैप करके क्या आ जाएगा जे, तो स्टार्टिंग में जे आएगा, ये तो फिक्स हो गया। तो देखो जे कहाँ पर लिखा है स्टार्टिंग में, इसमें नहीं है और इसमें भी नहीं है, यानी कि दूसरा या चौथा में कोई सही होगा।
तो ये जे हो गया फिक्स हमारा। अगला देखो लास्ट में W और U आ रहा है, तो U के बाद पीछे की तरफ चल रहा है, यानी कि W से U हो रहा है, UVW, यानी कि समझ में आया, U से W हुआ एक का गैप। वैसे U के बाद S आया होगा तो S T और U आया है, तो इसका मतलब T का गैप हो गया। अब आगे चलते हैं यहाँ पर S के पीछे की तरफ दो देखो तो क्या हो जाएगा, Q R और S, तो R का गैप करके यानी कि Q लिखा रहा होगा यहाँ पर, तो JQ हो जाएगा। तो JQ कहाँ लिखा है, ऑप्शन दूसरा ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। आय का निम्नलिखित में से किस विकल्प के साथ वही संबंध होगा जो व्यय का EMI से है, यानी कि व्यय का संबंध EMI से है तो आय का संबंध किससे होगा। तो देखो व्यय एक प्रकार का, EMI जो है वो एक प्रकार का व्यय ही तो है जो EMI है, वैसे जो आय है, आय एक प्रकार का क्या, वेतन का ही हिस्सा है, तो बस हो जाएगा वेतन क्या है, आय का एक हिस्सा है, वैसे ही व्यय का एक हिस्सा क्या है, EMI, तो ऑप्शन पहला ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला, धातु का इनमें से किस विकल्प के साथ वही संबंध है जो ऑमलेट का अंडे से संबंध है। तो ऑमलेट यानी कि अंडे से बनता है, वैसे ही धातु क्या होता है, एक अयस्क होता है किसी न किसी चीज़ का, तो ऑप्शन पहला ही करेक्ट आंसर है। जबकि यहाँ पर आप देखो लोहा, सोना और एल्युमिनियम ये धातुओं के नाम दिए हैं, जबकि यहाँ पर अयस्क जो है वो धातुओं का नाम नहीं दिया है, बल्कि इससे निकली हुई ये धातुएं होती हैं। जीन और कैथरीन सिंड्रेला की मौसी हैं, यानी कि मान लो कि सिंड्रेला, मान लो मैं SD लिख दे रहा हूँ, ये कोई सिंड्रेला है और सिंड्रेला की कोई मदर होंगी, यानी कि मैं माँ लिख देता हूँ, और जो आपकी मदर की माँ होंगी, जो आपकी मम्मी की बहन होंगी वही आपकी मौसी होंगी, यानी कि जो जीन है और कैथरीन है, कैथरीन को मैं KTH लिख देता हूँ, ये दोनों ही क्या हैं, मौसी हैं। इसका मतलब आपकी माँ की ये क्या है, बहन है, ये दोनों ही दोनों, ठीक है, आप याद रखना। आगे है चार्ल्स सिंड्रेला का पति है, तो सिंड्रेला तो ये है, इसका मतलब पति है, तो ये माइनस है, माइनस का मतलब ये फीमेल है, और इनका कोई पति क्या है, चार्ल्स है, यानी कि CH लिख देता हूँ प्लस, क्योंकि ये मेल है। समझ में आ गई। तो अब देखो यहाँ पर इनकी सास क्या हो जाएंगी, M यानी कि जो इसकी मदर हैं, ठीक है। आगे देखो सिंड्रेला की, आगे कह रहा है यहाँ पर इसाबेला चार्ल्स की सास की माँ है, तो चार्ल्स ये हैं, चार्ल्स की सास कौन है, ये M है, और M की माँ कौन होंगी, यानी कि यहाँ कोई होंगी, क्या नाम इसका, इबेला, इबेला को मैं ई भी लिख देता हूँ, इसाबेल, और इसाबेल का जीन से क्या संबंध है। तो आप बताओ कि जो इसाबेल जो हैं, इसाबेल यानी कि ईबी जो हैं, जीन से क्या संबंध है। तो आप बताओ इसाबेल की 3 बेटियां हो गई, एक तो इसकी मदर हो गई कैथरीन, इसकी सिंड्रेला की, और दूसरी जीन और कैथरीन, ये 3 बेटियां हो गई। तो अब बताना है इसमें इसाबेल का जीन से क्या संबंध है। तो इसाबेल क्या बोलेगी इसको, इसाबेल इसको क्या बोलेंगी, यहाँ पर कंफ्यूजन हो जाता है कि किसको क्या बोलें। तो देखो से जहाँ पर लगा होता है, से का मतलब है उसको लेके चलना है, जैसे जीन, तो जीन क्या बोलेगी इसाबेल को, तो आप बताओ, ये मदर ही तो बोलेंगी, इसको माँ बोलेंगी, तो ऑप्शन पहला ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि यहाँ पर से लगा होता है तो से वाले से हम संबंध निकालते, तो ऑप्शन पहला करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से असंगत विकल्प का चयन करिए, असंगत कौन सा है। तो देखो चांदी, एल्युमिनियम, प्लेटिनम ये धातुओं के नाम हैं, जबकि ये खुद धातु ही दे दिया है, तो ऑप्शन चौथा ही करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। दोस्तों अभी पीछे जैसे देखो यहाँ पर कि धातुओं की बात हो रही है, तो ऐसे पीछे भी कुछ आया था, उनको ज़रा सा देख लेते हैं, हो सकता है दोबारा आपसे पूछ लिया जाए। देखो धातु का इनमें से किस विकल्प के साथ वही संबंध है जो ऑमलेट का अंडे से है। तो ये तो मैंने बता दिया था, अयस्क आएगा। अब देखो लोहा का, अयस्क की बात हो रही है, तो लोहा अयस्क क्या क्या होता है, हेमेटाइट, मैं लिख देता हूँ हेमेटाइट और मैग्नेटाइट। और सोना का होता है सिल्वनाइट और कैल्वाराइट, ठीक है। तो सोना का सिल्वनाइट और कैल्वाराइट हो गया। एल्युमिनियम जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, ये कौन सा है, बॉक्साइट का अयस्क, ठीक है। बॉक्साइट किसका अयस्क है, एल्युमिनियम का, ठीक है। तो ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा पहला वाला, लेकिन मैंने बता दिया अयस्क सारे ही हेमेटाइट, मैग्नेटाइट लोहा संबंधित, और सोना सिल्वनाइट और कैल्वेराइट, और बॉक्साइट एल्युमिनियम का, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला है, आप लोग याद रखना। चलते हैं अपने उसी क्वेश्चन पे। क्वेश्चन था JQM का निम्नलिखित में से किस विकल्प के साथ वही संबंध है जो CEA का EHC से संबंध है। तो पहले तो यहाँ पर देखो CHE CEHC लिखा हुआ है,
ठीक है। अब देखो CEA को क्या लिख दिया, मैं यहाँ लिख देता हूँ CEA और यहाँ पर है EHC लिखा हुआ है। ठीक है, C के बाद क्या आता है D, एक का गैप, E के बाद क्या आता है F, तो यहाँ पर लिखेंगे F और यहाँ पर G, दो का गैप कर दिया गया है। अगले में देखो A के बाद आता है B, यहाँ पर B लिख दिया गया है। पहले वाले में एक का गैप करना है तो J लिखा है, J के बाद K का गैप करके L आ जाएगा, तो स्टार्टिंग में कहाँ पर आएगा L, तो देखो इसी में केवल दे के रखा है, यहीं से आप डायरेक्ट सही कर सकते हो, लेकिन हो सकता है किसी और में L होता तो हमें आगे भी देखना पड़ता। Q लिखा है, Q के बाद क्या आता है R और S आता है, यानी कि दो का गैप, तो आ जाएगा आगे क्या T आएगा, क्योंकि इसमें देखो दो का गैप था इस वाले में, तो वैसे यहाँ पर भी दो का गैप T आ जाएगा, यानी कि L और T आएगा स्टार्टिंग में। तो देखो पहले ही ऑप्शन में देख रखा है L और T सही उत्तर हो जाएगा। आगे वाला भी मैच करना चाहते हैं दूसरा वाला तो भी आप कर लीजिए, जैसे A के बाद B का गैप था, C आ गया यानी कि एक का गैप, तो इसे M के बाद क्या है N का गैप होगा, O आएगा, तो देखो LTO लिखा हुआ है, तो ऑप्शन पहला ही करेक्ट है। अगला कथन देख रखा है और कथन में है एक उपन्यास संपादक ने अपनी क्लाइंट को बताया, महोदय आपकी पुस्तक के नवीनतम संस्करण में हमने पुस्तक के कवर पर आपके नाम की स्पेलिंग गलत मुद्रित कर दी है, यानी कि गलत प्रिंट कर दी है, हमें अत्यधिक अफसोस है, यानी कि अत्यंत अफसोस है। क्या अफसोस है कि हमने आपके नाम की स्पेलिंग गलत प्रिंट कर दी है। धाड़ा हम क्या लगा सकते हैं, पुस्तक के कवर पर लेखक का सही नाम मुद्रित करना महत्वपूर्ण है। बिल्कुल महत्वपूर्ण है, क्योंकि तभी तो ये कह रहा है कि हमने गलत मुद्रित कर दिया है और इसलिए हमें अफसोस है, तो ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि इंपॉर्टेंट अगर ना होता तो ये अफसोस ना जताता और यहाँ पर बोल देता कि हमने गलत प्रिंटिंग कर दी है, लेकिन कोई बात नहीं, ऐसा कह के कुछ सेंटेंस बोलता, लेकिन यहाँ पर महत्वपूर्ण है तभी इसको बोल रहा है कि अफसोस है, तो ऑप्शन पहला सही है, लेकिन ऑप्शन नहीं कथन पहला सही है। दूसरा देखो पुस्तक के कवर पर लेखक का सही नाम मुद्रित करना अधिक महत्वपूर्ण नहीं है, तो इसका जस्ट अपोजिट ही ये दे दिया है, तो भाई महत्वपूर्ण नहीं है तो गलत बात हो गई ना, क्योंकि महत्वपूर्ण है तभी इसने बोला था ना कि हम माफ़ी चाहते हैं, तो बस केवल पहला सही उत्तर है, यानी कि पहला कथन है, तो केवल धारा फर्स्ट निहित है, ऑप्शन दूसरा करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, एक विशेष कोड भाषा में क्यूमिन को AVKJL लिखा जाता है, तो गेस्ट को ऐसे लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में इसको हम किस प्रकार से लिखेंगे। ठीक है, तो पहले तो यहाँ देखो ये लिखा था क्यूमिन CUMIN और इस N है, इसको लिखा गया था AVKJ और L लिख दिया गया था, तो आप जरा ध्यान से देखो C को A लिखा था, यानी कि पीछे की तरफ चले थे हम, पहले A आता है फिर B और C, यानी कि एक का गैप था B का, तो हमें भी वैसे ही देखकर चलना है। तो यहाँ पर देखो लिखा है एलियन, तो इसका मतलब A लिखा हुआ है, तो A के पीछे क्या होता है, यहाँ पर अगर पीछे की तरफ चलेंगे तो Z आएगा, तो Z को छोड़ेंगे क्योंकि यहाँ पर B को छोड़ा गया था, वैसे ही इसके बाद क्या आ जाएगा Y, तो स्टार्टिंग में ही Y लिखा जाएगा, तो स्टार्टिंग में Y कहाँ है, केवल पहले में ही लिखा है, तो ऑप्शन पहला ही करेक्ट हो जाएगा। बाकी अगर आप मैच करना चाहते हैं तो कर सकते हो, जैसे देखो U को V लिखा गया है, कैसे लिखा होगा, अब यहाँ पर सीधा चल रहा है U के बाद V, तो L के बाद क्या आता है M आता है, तो इसका मतलब ये देखो M लिखा है, यानी कि Y और M आ रहा है, तो Y M भी आ रहा है। फिर यहाँ पर देखो M के बाद K आ गया है, तो K फिर से उल्टा चल रहा है, K के बाद क्या आता है L और एक का गैप करके M आ गया, तो वैसे ही देखो यहाँ पर I लिखा था, तो I के पहले अगर हम चलेंगे तो G आएगा, H के बाद I, तो H का गैप कर दिया है, I आ गया है, यानी कि GHI, तो ऑप्शन पहला ही सही उत्तर हो जाएगा हमारा। अगला क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे पद के साथ वही संबंध है जो दूसरे पद का पहले पद से है, यानी कि सैनिक युद्ध टैंक से संबंध है, तो किसान का संबंध किससे होगा, तो देखो जो युद्ध टैंक होते हैं उससे पूरा काम करते हैं सैनिक, यानी कि उनका एक हथियार होता है जिससे वो आसान बनाते हैं युद्ध को, वैसे ही जो किसान है वो किसान ट्रैक्टर अगर होता है तो उनकी खेती भी क्या हो जाती है, आसान हो जाती है, तो ऑप्शन चौथा ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमने 100 तक के क्वेश्चंस कवर कर लिए, इसके आगे हम उठाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर, जिसको आप देख पाएंगे, यहाँ पर देख सकते हो आप, इसका सॉल्यूशन आप लोग देखेंगे, तो इसको सॉल्व करेंगे हम अगले पार्ट में, और अगले पार्ट की लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ पर लिखा होगा अगला पार्ट, उसको क्लिक करके आप आगे वाले पार्ट्स देख सकते हैं। साथ ही दोस्तों अगर आपने ये सारे पार्ट्स जो हमने करवा दिए हैं नहीं देखे हैं, तो प्लेलिस्ट हमने अलग से बना दिया है यहाँ पर,
वहाँ से आप आसानी से देख सकते हो। हमने एनटीपीसी पिछला पेपर के नाम से प्लेलिस्ट बनाया है और सारे पार्ट्स को हमने क्रम से लगा दिया है 1 2 3 4 करके। तो आप कोई भी पार्ट उठाएंगे और उसके आगे वाले पार्ट की लिंक आपको उसी वीडियो के नीचे, जिस वीडियो को आप देख रहे होगे उसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर लिया करिए, अगले पार्ट की लिंक हमेशा दी होती है। जैसे मान लीजिए आप 5वां पार्ट देख रहे हैं तो 6वें की लिंक उसी के नीचे 5वें की डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी 6वां, और 6वें के बाद 7वां देखना चाहते हैं तो 6वें के डिस्क्रिप्शन में। ऐसे करके सारे पार्ट्स को हमने कनेक्ट कर दिया है एक दूसरे से, यानी कि अगले पार्ट के लिए आपको कहीं जाना नहीं होगा, डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन देखना है, क्लिक करके आगे देखना है। साथ ही दोस्तों अगर आप ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, एक सीट पक्की करना चाहते हैं, तो ग्रुप डी के हमने बहुत सारे प्रीवियस ईयर करवा दिए हैं। अगर आप देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट हमने बना दी है ग्रुप डी पिछला पेपर, वहाँ पर सारे पार्ट्स भी हमने क्रम से लगा दिए हैं, उन्हें भी आप देख सकते हो। और आप लोग कोशिश करिए कि स्टार्टिंग से अगर आप देख रहे हो एक स्ट्रैटेजी के साथ से, चाहे आप भले ही 2 पार्ट देखिए पर डे या 5 पार्ट देखिए। बहुत सो हमारे ऐसे व्यूअर्स हैं जो कहते हैं सर हम 10 देखते हैं और हमने रट डाले हैं सारे क्वेश्चंस, तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि दोबारा कभी ये क्वेश्चंस रिपीट होंगे तो आप बेहतरीन तरीके से जवाब दे पाएंगे और गलत नहीं होंगे। साथ ही दोस्तों रेलवे के इंटरव्यूज़ की वीडियो देखना चाहते हैं, क्या सैलरी स्लिप होती है, क्या काम होता है, कितने घंटे, तो उसकी भी लिंक आपको मिल जाएगी इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में। और हमने प्लेलिस्ट भी अलग से बना दिया है, वहाँ से आप प्लेलिस्ट से भी देख सकते हो। तो दोस्तों आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट्स करिए, आपका रिप्लाई देने की हम पूरी कोशिश करेंगे। दोस्तों चैनल पे अभी तक नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि जब भी हमारी वीडियो आए आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए और आप वीडियो को सबसे पहले आसानी से देख पाएँ। मिलते हैं अगले पार्ट में, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, क्लिक करिए। अपना ख्याल रखिए, टेक केयर।